सन 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लेकर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें कही गई थी, उससे कुछ अच्छी बातें हुई और कुछ ऐसी बातें हो गई जिसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए था और हम सावधान नहीं थे और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज मैं प्लस साइड की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर एलपीजी की पॉजिटिव्स के बारे में बातें होती है तो आप एक लंबा चौड़ा निबंध लिख सकते हैं। और आप किसी भी इस टॉपिक पे, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में अगर सब्जेक्ट्स पे देखें, टॉपिक्स पे कोई कंटेंट, तो केवल अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएंगी और ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था कुछ चीज़ खरीदने के लिए, आज बहुत जल्दी काम होता है, एफिशिएंसी बढ़ गई है और नंबर्स बताए जाएंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ गए हमारे और पीपीपी ये बढ़ गया और जीडीपी बढ़ गई हमारी, तरह तरीके से अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। इसलिए मैं अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका ठेका आप लोगों ने ले रखा है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन लोगों ने ठेका ले रखा है। मैं इस तरफ इशारा करूंगा जो बातें हमने नहीं की। और सबसे पहली बात, 1991 में जब हमारे वैसे वैसे हालात हो गए थे, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी, जब 15 दिन के हमारे रिजर्व बचे थे, इंपोर्ट बिल पे करने के पैसे नहीं थे, उस वक्त जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी वो ये थी कि वी नीड टू डू समथिंग अर्जेंट टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। ये इमीडिएट नीड ऑफ द आवर था। उन्होंने कहा था कि इमीडिएट नीड ऑफ द आवर इज टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी, जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से ठीक है। लेकिन अब कोई अगर मरीज है, कोई बीमार है, आप उसे इमीडिएटली उसे दवा चाहिए, वेंटिलेटर से बाहर लाने के लिए आप देते हैं और वो ठीक होकर ठीक ठाक वो हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप उसे वही दवा बेतहाशा देते रहे विदाउट इसकी उसे मॉनिटर करते हुए, तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं और उसी का हमें डाउन साइड झेलना पड़ा। आज तक किसी ने भी एलपीजी के डाउन साइड्स के बारे में कोई बात ही नहीं किया। जो बात करने की कोशिश करता है उसे स्वदेशी करार दिया जाता है, कभी उसे हम रूढ़िवादी कह देते हैं, कभी हम कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट कह देते हैं। तरीके अलग अलग तरीके से हम आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स में फंस जाते हैं। और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी विषय में निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये दो भाग में, दो डिविजन्स में इस तरह से आपको लपेट देंगे कि आपके लिए सच जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप ट्रिकल डाउन और ट्रिकल अप इसी डिवाइड में आप फंसे रह जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में तरह तरह के जार्गन्स हैं। तो गांव से कोई बैठा कोई व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जब आप बाहर जाते हैं तो ये संभव है कि आपकी जो सोचने की कंडीशनिंग है काफ़ी हद तक वो बदल जाए। तो क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल अर्थशास्त्री होते हैं वो इकोनॉमिक्स को केवल स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल एंगल से देखते हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या है कि कुछ भी साबित किया जा सकता है। आप बेवकूफ़ है ये मैं साबित कर सकता हूँ, A+B=C करके, LHS=RHS करके। आप उल्लू हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप मूर्ख हैं, ये सभी बातें मैं साबित कर सकता हूँ। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स का जो दूसरा साइड है, जो मैथमेटिकल नहीं है, जो स्टैटिस्टिकल नहीं है, उस पर कभी चर्चा हुई? जो ह्यूमन साइड है उस पर चर्चा नहीं होती। तो डॉक्टर ये रघुराम राजन ने जो 2005 में प्रवासी भारतीय दिवस में जो एक अपनी बात कही थी, इसके खिलाफ बात कही थी। कई लोग जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बातें करते हैं, उन्होंने ये कहा था, डॉक्टर रघुराम राजन ने ये कहा था कि देर इज नो क्रेडिबल प्रूफ दैट दिस फॉरेन कंपनीज आर एमएनसीज आर कमिंग टू लूट इंडिया। ये बात सही है। रघुराम राजन को चैलेंज करने की हम में से किसी की हैसियत नहीं है, ना मेरी ना आपकी। लेकिन जो बात वो नहीं समझ रहे हैं, और इस बात को मैं चाहूँगा कि इसे हम आज समझें कि क्यों इतने बड़े बड़े शिक्षित लोग जो होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो जानकार होते हैं, वो ह्यूमन साइड नहीं समझ पाते। जो बात रघुराम राजन को कोशिश करनी चाहिए इस विषय पे भी सोचें, जो वो नहीं सुन पा रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं, वो ये कि केवल लूट इकोनॉमिक नहीं होता है। लूट है क्या? दरअसल एक फोर्स यूज़ करना, एक ताकतवर पार्टी का किसी कमज़ोर पार्टी पे एक फोर्स, एक ताकत, अलग तरीके से हेजेमनी, ये लूट है, इकोनॉमिक लूट है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता है, ये कल्चरल हो सकता है, ये सांस्कृतिक हो सकता है, ये सामाजिक हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। टॉयनबी एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए पश्चिम के, तो उनकी बहुत इज्जत है, 20th सेंचुरी के बहुत लीडिंग हिस्टोरियंस में उनका नाम आता है। और टॉयनबी ने कहा था कि द इकोनॉमिक सब्जुगेशन ऑलमोस्ट एवरी टाइम लीड्स टू पॉलिटिकल सब्जुगेशन। तो ये सिर्फ अर्थशास्त्र है कि इकोनॉमिक्स एक स्टैंड एलोन ये सब्जेक्ट नहीं होता है, उसका असर पूरे समाज में होता है।
तो ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। क्या हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास? थॉमस रो जो भी प्रोनाउंसिएशन है उनका, तो टॉमस रो जब आया था जहांगीर के पास, तो वो एक बिजनेस पर्पज से आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परमिशन मांगी थी कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, फला फला जगह आप हमें परमिट दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो पॉलिटिकल रूप लेता चला गया। फिर 1857 में जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम की हमने पहली लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब विद्रोह हो गए, तो अब उन्होंने कहा कि अब ये बिजनेस नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, अब ये क्वीन ने टेक ओवर कर लिया है और अब इसे एक पॉलिटिकल रूप उन्होंने दे दिया और फिर तरह तरह से उन्होंने नियम लगा दिया। अब उन्होंने कहा कि अब ये रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि ऐसे तो आप नियम फॉलो करेंगे नहीं, लेकिन मैं कहूँगा आपको कि ये रूल ऑफ लॉ है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ है, और आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ है, और आपको पुलिस रिफॉर्म्स में आपके हाथ से लाठी छीन ली जाएगी क्योंकि आप विद्रोह कर रहे थे, और मेरे हाथ में, पुलिस के हाथ में वो बंदूक दे दिया जाएगा ताकि जलियांवाला बाग में वो आप पे निहत्थे पे गोलियां बरसा सके। तो तरीके, अलग अलग तरीके से उन्होंने रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत सारे नियम कानून वो लाए थे क्योंकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो और हमारी पोजीशन वीक हो। पुलिस रिफॉर्म्स एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, पेड़ काटने हैं, एजुकेशन के लॉज जो हो गए, फिर ऑक्ट्रॉय टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सभी लॉज जो भी है ये वो अपने हिसाब से लाए थे, लेकिन आज हम उसे ही धो रहे हैं। और आज किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि इनकम टैक्स को स्क्रैप करने की दिशा में सोचे भी। अगर ये हो सका तो एक बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा, एक ऐतिहासिक कदम होगा, लेकिन किसी सरकार में इतनी इच्छा शक्ति नहीं हो सकती। और इनकम टैक्स फाइल करना हम में से कितने लोगों को आता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अभी इनकम टैक्स फाइल करने का अभी डेट आएगा और सभी लोग अपने सीए फ्रेंड्स को ढूंढेंगे और कहेंगे कि भाई ये फॉर्म्स हैं, बताओ क्या क्या करना है। तो पहले हम ये कहते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करना है, फिर हम ये कहते हैं इनकम टैक्स बचाने के ये तरीके हैं। अब ये जो विरोधाभास है, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग एक हमने एक बनाया हुआ है ये पिक्चर, इसे क्या समझा जाए ये समझ के बाहर है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जटिल ये जो इनकम टैक्स है, और इसे आप एक तरीके का हफ्ता वसूली भी कह सकते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड हफ्ता वसूली। लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि सरकार के पास और कोई जरिया नहीं है पैसे लेने का। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जब इनकम टैक्स नहीं था उसके पहले क्या कभी भारत में अर्थशास्त्र था ही नहीं, मार्केट था ही नहीं, और कभी हम समृद्ध थे ही नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो ब्लैक मनी 20,700 करोड़ के आसपास की जो ब्लैक मनी जो स्विस बैंक्स में जमा है, कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर ये इनकम टैक्स कुछ साल के लिए अगर इनकम टैक्स बंद किया जाए, ये प्रयोग भी करके देखा जा सकता है, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो इसे हम रोल बैक भी कर सकते हैं, कुछ साल के लिए अगर हम इसमें छूट देते हैं तो ये ब्लैक मनी जो है ये वापस अगर आता है तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है सेविंग्स बूस्ट करने में भारत में। लेकिन अब सरकार ये भी कह रही है कि 20,700 करोड़ के जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, वो इन्फ्लेटेड है। कोई बात नहीं, कम से कम 10-15 हज़ार भी करोड़ होंगे, वो भी बहुत बड़ी रकम है। और मैं ये मानता हूँ कि मूल रूप से कोई भी व्यापारी, जो कोई भी उद्यमी है, वो कोई ऐसा बदमाश दुष्ट नहीं है कि वो ब्लैक मनी यूज़ करना चाहता है। मनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, मनी केवल मनी है, किसी का भी हराम का पैसा नहीं है। अगर आप सीधे दरवाजे आप बंद कर देंगे तो किसी को मतलब कोई चारा नहीं रहेगा किसी के पास व्यापार, आप व्यापारियों को इस तरह से डिस्करेज करेंगे उद्यम को, तो फिर ब्लैक रूट उन्हें अपनाना पड़ता है और हर कोई करता है, कोई भी ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये बात कि टैक्स को बचाने के ये तरीके, वो है क्या? दरअसल एक तरह का ये फ्रॉड है, नथिंग एल्स। क्योंकि पहले हमने कहा कि आपको टैक्स देना है, उस टैक्स से सरकार के पास पैसा आएगा और फिर देश चलेगा। फिर आप कह रहे हैं टैक्स बचाने के तरीके, टैक्स बचाना क्या होता है? तो इसीलिए ये एक सोच है कुछ लोगों की कि इनकम टैक्स को अगर हटाया जाए और इनकम टैक्स के बदले अगर एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में सोचा जाए तो शायद इससे काफ़ी भला हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में दान की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। अगर आप योग्य हैं, आप में पात्रता है, तो यहाँ दान करने वाले की लाइन लग जाएगी। जो आप में अगर उचित पात्रता दिखी लोगों को तो आप पे धन बरसेगा। ये हम कभी समझ नहीं रहे कि इस देश में एक इतिहास में एक लंबी परंपरा रही है दान की। आज भी मैं ये नहीं समझता हूँ कि सारे के सारे बिजनेसमैन बदमाश हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, रिच उद्योगपति, उन्हें गाली दीजिए और उन्हें बदमाश साबित कीजिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आप जितने भी बिजनेस एम्पायर्स हैं इंडिया में, उन लोगों का समय समय पर काफ़ी योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। सिर्फ टाटा की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ अजीम प्रेमजी की बात नहीं कर रहे, कई ऐसे ग्रुप हैं समय समय पर उन्होंने बचाया है
इवन सिर्फ बिजनेसमैन की बातें हम क्यों करें, जब 1998 में जब पोखरण के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगे थे हमारे ऊपर, उस वक्त जो एनआरआई कम्युनिटी है उसने बचा कर रखा था, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था उनका। तो हर कोई चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है। क्या कारण है कि आज भी अगर विपदाएं प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो हम ये जानते हैं, हम सभी लोग, कि सरकारी कोष में हम देंगे, राहत कोष में, तो वो पैसा पूरी तरह से गरीबों को नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम दान करते हैं। तो ये नीयत अच्छी है लोगों की। इस तरह के हालात हमने बना दिए हैं जिसकी वजह से लोगों को ब्लैक रूट लेना पड़ता है। तो ये जितने भी लॉज हैं ये उस वक्त के लॉज आज भी चल रहे हैं। वो उस वक्त के लॉज अंग्रेजों ने लगाए थे अपने हिसाब से, वो आज भी चल रहे हैं। ये टैक्स, वो टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये ड्यूटी, तरह तरह से, जिस तरह से व्यापार और उद्यम, बिजनेसमैन की, इन लोगों की जो कमर टूट जाए, उस ये ध्यान में रख के उन्होंने अपने हिसाब से वो सब रूल्स बनाए थे, लेकिन हम आज भी उसे कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि जब ये 1991 में जब एलपीजी की बात हुई थी, ग्लोबलाइजेशन की, उसके बाद से जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कुछ कंडीशनलिटीज के साथ आपको लोन किया था, जो आपको शॉर्ट टर्म लोन्स की बात होती है, किसी भी सेकेंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो भी आईएमएफ ने लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन बेल आउट करने की बात होती है, तो कुछ कंडीशनलिटीज के आधार पर दिया है। जैसे आप अपनी डिवैल्यूएशन कर दीजिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर आएगा आपके पास, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में जो आपकी प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक कंपनीज को, उसे आप हटा दीजिए, कंपटीशन होने दीजिए, और जो कि फेयर है, जो बात वो बिल्कुल फेयर है, लेकिन क्या वो लागू करते हैं वो लोग, इस पे सोचने की बात है। बात बिल्कुल सही है कि आप प्रोटेक्शन मत दीजिए डोमेस्टिक कंपटीशन मार्केट में, और कंपनीज को और कंपटीशन होने दीजिए, जो अच्छा प्रोडक्ट होगा, एक्सेल करेगा, वो जीतेगा। बहुत अच्छी लगती है बात सुनने में। लेकिन क्या कारण है कि 90 के दशक में हिंदुस्तान लीवर लैक्मी को एक्वायर कर लेती है, फिर एशियन पेंट्स तक को एक्वायर करने की कोशिश होती है, और पार्ले एग्रो जिसका डोमिनेंस होता है मार्केट में, उसको एक्वायर करके, और कोका कोला और पेप्सी आपस में एक कंपटीशन खेलते हैं जिसमें कोई भी जीते कोई भी हारे, पैसा बाहर ही जाता है। तो पार्ले एग्रो जो उस वक्त जिसका डोमिनेंस था उस मार्केट में, और थम्स अप उनका वो ब्रांड, वो जो एक्वायर किया कोका कोला ने, काफ़ी स्मार्ट एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने खेली थी। उनके पास जब कोका कोला जब वो आई थी तो उनके पास ऑप्शंस एक ये थे कि वो पूरी कंपनी को एक्वायर कर ले, जो पार्ले को उन्हें एक्वायर करना नहीं था क्योंकि वो बिस्किट बनाते नहीं है। दूसरा ऑप्शन था कि खुद से खड़ा करे, जो कि काफ़ी उसमें वो वायबल नहीं है वो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन था कि जो उन्होंने किया, इनडायरेक्टली ऐसे माहौल क्रिएट कर दिए कि 60-62 बॉटलर में से पार्ले एग्रो के पास 3-4 बॉटलर्स का ऑप्शन था। तो उन्होंने ये सोचा कि अब कैश क्रंच भी है, तो उन्होंने फिर वो टेक ओवर के लिए वो उन्होंने हाँ कर दिया। $60 मिलियन पे शायद टेक ओवर हुआ था, और ये रकम भी कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दे शुड हैव गॉन फॉर पब्लिक ऑफर, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी जो भी मजबूरी रही होगी। लेकिन क्या ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो बात हुई थी कि एक फेयर कंपटीशन, ये फेयर कंपटीशन हुआ कहाँ? ये कहाँ हुआ ये फेयर कंपटीशन? ये तो बाहर से कोई कंपनी आकर के यहाँ की मार्केट को ख़त्म कर दिया आपने। जो सिंथेटिक में जो एक मास्टर ब्रांड है यहाँ पे लैक्मी, उसने आपने उसको ख़त्म कर दिया। एशियन पेंट तक को आपने एक्वायर करने की कोशिश की, और ये पेप्सी और कोका कोला की आपस की लड़ाई में कोई भी जीतेगा, नुकसान हमारा हो रहा है, पैसा वहाँ जाए। ये तो वही बात है जो किसी ज़माने में दादा भाई नौरोजी ने बात कही थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कही थी। ये वही ड्रेन ऑफ वेल्थ है। और 90 के दशक में अगर आप याद कीजिए, आज तो हमारे अंदर ये एक अवेयरनेस आई है कि कोल्ड ड्रिंक्स ये बेवकूफ़ी है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन उस समय जब ये बात एक नई एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत लेकर आए थे वो लोग, कोका कोला और तो पेप्सी, तो उस वक्त ये लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ है, और तरह तरह से उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स खेले, और हम इनोसेंट लोग, हम लोग बेवकूफ़ बन गए, और हम आपस में कंपटीशन खेलते थे कि मैं एक बार में 20 पी सकता हूँ, 30 पी सकता हूँ। इस तरह के कैंपेन वो लोग चलाते थे। क्रिकेट स्टार्स, फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज़, इन लोगों से ऐड करवा देते थे, और इन लोगों को क्या है, करोड़ों में पैसा मिलता था एडवर्टाइजिंग के लिए इन स्टार्स को। तो आप समझिए कि जब ये इन स्टार्स को वो करोड़ों का पैसा दे रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, इसका मतलब कि कितने हज़ार गुना उनकी यहाँ से इनकम हो रही है, जिससे वो इतना करोड़ दे सकते हैं विज्ञापन के लिए केवल। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन उन्हें मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या इस चीज़ के लिए हम तैयार थे? हमने कुछ सोचा नहीं। दूसरी बात, एंटी डंपिंग लॉज वहाँ पे अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग,
बाकी पश्चिम के देशों में वहाँ पे एंटी डंपिंग लॉज उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग बना के रखे हैं कि आप अपने गुड्स को वहाँ डंप नहीं कर सकते। एक प्रयास हुए थे, टेक्सटाइल कंपनी है यहाँ जो हमारी कंपनी ने किया था, तो उस पर बहुत बवाल मचा था वहाँ, लेकिन वो अपनी सारी चीज़ें यहाँ डंप कर सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के नाम पे एक डंपी का लाइसेंस एक तरह से उन्हें मिल गया। अब डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो इनडायरेक्टली करेंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर 1990 में जब शुरुआती दिनों में आप अगर याद करें उन दिनों को, तो हम इतने बेवकूफ़ लोग थे कि हम कोई गेस्ट हमारे यहाँ आता था तो हम उन्हें प्लास्टिक के बॉटल में ठंडा पानी दिया करते थे, ये दिखाने के लिए कि हमारे घर में फ्रिज है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रिज आप यूज़ करना आप छोड़ दीजिए, ये आज हमारे और आपके वश के बाहर की चीज़ है। कोई भी एक टेक्नोलॉजी आती है और इस कदर अगर वो उसका यूजेस बढ़ जाता है तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन टेक्नोलॉजी जब एक्सपीरियंस देने लगती है तो उसका एक नुकसान ये होता है कि वो टेक्नोलॉजी 5 नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरतें को पैदा कर देती है और आप इसी में फंस जाते हैं। तो अब मेरे पास तो फ्रिज नहीं है, लेकिन मैं बैचलर रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो फैमिलीज रहती हैं वो बिना फ्रिज के नहीं रह सकती। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, मैं कंपनी के नाम नहीं लूँगा, ये उस देश से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत ठंड होती है, वहाँ पे उन्हें एसी चलाना पड़ता है, उन लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन हम सिर्फ उन्हें कॉपी कर लें। हम आज चेन्नई में ग्लास वॉल्स के ऑफिस बना रहे हैं जस्ट बिकॉज सिलिकॉन वैली में ग्लास वॉल्स हैं, अमेरिका में लंदन में ग्लास वॉल्स के ऑफिस हैं, तो हम उसी को कॉपी करके चेन्नई जैसे गर्म प्रदेश में हम ग्लास वॉल्स बना रहे हैं जिससे हीट ट्रैप होता है, फिर उतनी गर्मी में फिर हमें एसी यूज़ करना पड़ता है, फिर एमिशन की बात होती है। तो जो बीमारियाँ उन लोगों की है हम सीधा वो बीमारी लेते गए और ये हमारी मूर्खता है। तो उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर जब उनके वहाँ CFC एमिशन इन सब की बातें हुई और उन्हें लगा कि अब इसे डंप करना पड़ेगा, तो उन्होंने ये मार्केट चुना इंडिया और तरह तरह से उन्होंने एक एक इसे एडवर्टाइजिंग का गेम खेला हर चीज़ में, रेफ्रिजरेटर हो या फिर ये एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक्स हो। भारत में आप इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स की बात करेंगे, यहाँ पे उसके अंदर अगर पैकेजिंग पे आप देखें तो मॉल्ट, इट्स अ मॉल्ट ऐसा ही लिखा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे आप चने का आप आप वो दाल नहीं लेंगे, आप पिसा हुआ चना वो खाएंगे नहीं, आप मूंगफली खाएंगे नहीं, लेकिन वही वहाँ पे मॉल्टेड वो जो है आपको अगर एडवर्टाइजिंग से कहा जाएगा मैं कॉम्प्लेन बॉय मैं कॉम्प्लेन गर्ल, तो हम वो कंज्यूम करने लगते हैं। जूस हाल 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 तक कई लोग जो है वो टेट्रा पैक और उन सब में जो बंद जूस होता है वो इसलिए पीते थे, उन्हें लगता था कि पैकेज है बाहर से आ रहा है, बहुत बड़ी बात होगी। तो ये चीज़ में हमने काफ़ी बेवकूफ़ी की है। और रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट जब उस वक्त आया, हमने ठंडा पानी रख रख के फ्रिज में रखना स्टार्ट किया, बजाय ये जाने हुए कि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिपेशन का कारण है पश्चिम के देशों में और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट अलग है। वहाँ उनके वहाँ अनाज नहीं होता, वहाँ पे फल उनकी नहीं होती, जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ नहीं है उतनी सॉइल की, 300 दिन वहाँ पे सूरज नहीं निकलता। उन लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो इलेक्ट्रिक ड्रायर ही यूज़ कर सकते हैं, वो रेफ्रिजरेटर ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पे 300 दिन आपको सनलाइट मिलती है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक ड्रायर की यूज़ करने का कारण क्या है? ये डंपिंग ग्राउंड के तहत थर्ड वर्ल्ड कंट्री को यूज़ करने की बात है। अन्यथा यहाँ पे 300 दिन सनलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रायर को यूज़ करने का इस प्रोडक्ट का कोई सेंस नहीं है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, तो आपको IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने इसी कंडीशनलिटीज़ पे आपको दिया था उन्होंने ये लोन कि आप खुला कर देंगे मार्केट में और आप कंट्रोल नहीं करेंगे अपने डोमेस्टिक मार्केट को। तो यही हुआ। और उसके बाद जब जब रेफ्रिजरेटर आता है तो आपको बताया जाता है कि उसे ठूस ठूस कर भर के रखना है और आप 7 दिन का 8 दिन का सब्जी और वो सब भर भर के रखते हैं। उस देश में जहाँ पे ये कहा जाता है कि गर्म खाना आप खाइए और इसे सात्विक खाना कहा जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता जुड़ी है और आपकी पूरी दिनचर्या, आपकी लाइफ स्टाइल जो है, इम्यूनिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। तो वैसे देश को ये बताया गया कि आप एक बार सब्जी खरीद के लाइए, फल खरीद के लाइए और उसे 10 दिन तक ठोस कर रखिए, क्योंकि फ्रिज को आपको भरना है, और पानी प्लास्टिक की बोतल में रखिए। और आज वो प्लास्टिक पे डिबेट कर रहे हैं कि COP26 क्लाइमेट समिट पे अलग अलग तरीके की बातें हो रही है, प्लास्टिक बैन करने के लिए 175 देश UN में अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, 2048 तक फिश नहीं बचेगी, इस पर चर्चाएँ हो रही हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन पे कई बातें हो रही है। लेकिन उस समय ये सब चीज़ों को ग्लोरीफाई करके बताया गया। तो ये सब सब हमसे गलतियाँ हुई हैं। और 90 के दशक में हम तो कोल्ड ड्रिंक्स को काफ़ी अपनी शान की चीज़ समझते थे। काफ़ी समय लगा हमें ये समझने में कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो बेवकूफ़ी है। पूरा अमेरिका आज इस बात को जानता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में HFCS है, वो डायबिटिक आपको बनाता है, आर्टिफिशियल कॉर्न सिरप यूज़ होता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स वाले, सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले ये जो कहते हैं कि हम आपको कोल्ड ड्रिंक्स तो बेच ही नहीं रहे, हम आपको हैप्पीनेस इन द बॉटल बेच रहे हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस है, रिफ्रेशिंग एक एक्सपीरियंस है,
और यही एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ऐसे आपको फंसाता है जिसमें आप फंसते चले जाते हो, और एक्सपीरियंस का कोई रिटर्न नहीं, कोई रिटर्न नहीं है। तरह तरह के से वहाँ उनकी जो लाइफ स्टाइल है फॉरेन कंट्रीज़ की, वो केवल एक्सपीरियंसेस में आपको फंसाने की, बेतहाशा कंजम्पशन की, और वो सस्टेनेबल नहीं है। तो अब जैसे गांधी से अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो नॉन वायलेंस, क्योंकि उनके अंदर वायलेंस बड़ा है, तो नॉन वायलेंस के लिए ही ये गांधी की तारीफ करते हैं। लेकिन गांधी जी ने जो एक बहुत बड़ी बात कही थी वो ये कि सस्टेनेबल लाइफ, नेचर हैज एवरीथिंग फॉर योर नीड नॉट ग्रीड, ये सीखना चाहिए था हम लोगों को। तो हमारी जो भारत में शुरुआत से ही एक सस्टेनेबल लाइफ, सबको साथ लेकर, इकोसिस्टम को साथ लेकर, नेचर को साथ लेकर चलने की बात थी, वो हम भूल कर और फिर हम बाहर से उन लोगों की कंजम्पशन वाली लाइफस्टाइल ले रहे हैं। और इसमें इसका कोई अंत नहीं है। आपके पास पैसा है, आप पूरा कबाड़ भर सकते हैं, आप दुनिया भर के आपके कपड़े हो सकते हैं जो आप कभी पहनने वाले नहीं है, और आधा घंटा आपको ये सोचने में लगता है कि आज मैं क्या पहनूं। क्योंकि उनकी बाहर की जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या है कि उनके हर तरह से अलग अलग ड्रेस होते हैं, सोने के ड्रेस अलग, उठने के ड्रेस अलग, नहाने के अलग, गाने के अलग, खाने के अलग। तो अलग अलग जो इनकी कंजम्पशन स्टाइल वो ऐसी ही है। और उसी को देखकर, उसका अनुकरण करके हमारे यहाँ भी जो जो सेलेब्स लोग हैं, कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ये इनके पास 500 पेयर टाई है, 300 पेयर जूते हैं, 400 पेयर इनके पास सैंडल हैं। इस तरह की जो सीबीआई के रेट्स पढ़ते हैं, इस तरह ये जो सोच आई है ये बाहर से आई है, और जहाँ से आई है वो आज रो रहे हैं। क्योंकि वो फिर इस तरह के जो समिट्स होते हैं, क्लाइमेट समिट और COP26, उसमें नेट ज़ीरो की बातें करते हैं, और वहाँ पे भी पक्षपात ये करते हैं कि नेट ज़ीरो, वैसे वैसे कंट्रीज जो 1960-70 में पीक कर गए थे, वो भी कह रहे हैं कि हम 2030 तक नेट ज़ीरो हम अचीव करेंगे। और जो डेवलपिंग कंट्रीज अभी तक पीक भी नहीं किए हैं, उन्हें भी वो कह रहे हैं कि आप 2030-40 तक आप डिक्लेयर करो नेट ज़ीरो। तो ये कैसे हो सकता है? ये जो एटमोसफेयर में ये किया कराया है मिशन, ये आपका है स्पेस में। तो आपको बस उनसे लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आपकी लाइफस्टाइल है। आप वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो आप कर रहे हैं, और उसको कवर अप करें दूसरे लोग। तो सारा डेवलपिंग, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, वैश्वीकरण के नाम पे, डेवलपिंग कंट्रीज को जिस तरह से, एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने टैप किया है एक मार्केट के रूप में, ये इस चीज़ के लिए हमने कभी सोचा नहीं। और जो इनकी हिस्ट्री है, IMF और वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री क्या है, कभी आप पढ़िए ब्रिटल वुड में, जो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सब कुछ उनका तहस नहस हो गया था, तो उन्होंने एक शॉर्ट टर्म लोन के लिए इसकी बात कही थी, और जो नियम उन्होंने तब लगाए थे आज भी वही चल रहा है, और इसमें हेजेमनी आज भी अमेरिका की ही है। अमेरिका की जो वोट है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो कहने के लिए वो कह सकते हैं कि अब कुछ साल पहले मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी कि सेकंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को यूनाइट हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें टॉप जॉब चाहिए IMF। लेकिन इससे होगा क्या? गीता गोपीनाथ जी आज हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, लेकिन वो अगर अब VP भी बन जाए और वो कल होकर हेड भी बन जाए, तो भी वो कुछ खास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान में रूपरेखा है उसके अनुसार ही लोगों को चलना पड़ता है। और इसमें काफ़ी समय लगेगा कि जब डेवलपिंग कंट्रीज दे विल हैव देयर से, वो ये इस बात को रखना शुरू करेंगे कि आप डेवलप कंट्रीज हमें अब टैप नहीं कर सकते, हमें मार्केट के रूप में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ये आवाज़ अभी उठने में बहुत समय लगेगा। तो ये जो उन्होंने लोन उस वक्त दिया बेल आउट के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के 91 में, कुछ कंडीशनैलिटीज़ के एवज में दिया था। तो वो सब कंडीशनैलिटीज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप डिवैल्यूएशन कीजिए, आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए, डोमेस्टिक मार्केट को खोलिए, और हम क्या है, हम सिर्फ नंबर्स पे गर्व करने लगते हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए। जब हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ गए, गुणगान करते हैं, तो केवल वॉल्यूम की बात करते हैं। कैश इनफ्लोज कहाँ है, इस पर क्या बात हो? फाइनेंशियल कैपिटल कितना रिलायबल है? क्या फाइनेंशियल कैपिटल से आपके रोजगार बढ़ जाती है, आपके उत्पाद बढ़ जाते हैं? इसकी कोई गारंटी है? फाइनेंशियल कैपिटल तो आज आपके पास मुंबई में है, कल सिंगापुर में है, कल थाईलैंड में है, ये कहीं भी जा सकता है, और ये वोलेटाइल है। तो ये जब, और जितने भी इस तरीके के विदेशी पूंजी आने की बात होती है, इसमें आधा से ज़्यादा तो वो कन्वर्ट होता नहीं, क्योंकि कितने आपने मेमोरेंडम साइन किए, ये आप बता रहे हैं, आपने इसका करार किया, इतना करार किया, पैक्ट किया, लेकिन कितना कन्वर्ट हुआ और कितना इन्फ्लोज आया आपके पास? क्या आपकी पूंजी आई कहाँ हाथ? तो ये इसमें काफ़ी गैप हो जाता है इसमें। और ये अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जो विदेश से जो लाभांश आता है, जो डिविडेंड है, उससे कहीं ज़्यादा हमें कर्ज, इंटरेस्ट लग जाता है, जो कर्ज आता है उस पर। तो अब ये देखिए कि ये मैथमेटिक्स कहाँ जा रहा है। इतना ज़्यादा ये जो टैक्स, ये जो हमें कर्ज पे जो बोझ बढ़ता जाता है, कोई भी अगर आपको कोई विदेशी कर्ज जब आप लेते हैं,
कोई फोकट में नहीं देती आपको IMF या कोई भी कंट्रीज, आप फंसते चले जाते हैं उस डेब्ट ट्रैप में। और 1997 में जो एशियन में क्राइसिस हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें इसका बहुत बड़ा लेना देना था इस चीज़ का। कई देश उसमें फंसे हैं और वो उभर कर बाहर निकले हैं। वो अपने अपने उनकी कैलिबर है हर कंट्रीज़ की, लेकिन फंसे जरूर हैं एशियन कंट्रीज़ में। थाईलैंड की हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी एक समय में कि उनके मंत्रियों ने मांग करना ये शुरू कर दिया था कि अब हमें प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि हम कर्ज में डूबे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम इससे बाहर निकलें। अब आप देखिए कि ये जो जो लोग कहते हैं ना कि बैंकॉक में मसाज कराने जा रहा है दिस दैट, ये बैंकॉक की थाईलैंड का जो इतिहास है प्रोस्टिट्यूशन का, जो हब जो जो एक इनफेमस है इस चीज़ के लिए, वो उसकी हिस्ट्री वियतनाम और कोरियन वॉर से है। जब अमेरिकन सोल्जर्स वो आते थे रेस्ट एंड रिक्रिएशन सेंटर्स के लिए, उनके आर्मी US आर्मी के लिए वो सब हब्स बनाते थे, तो तब से उसकी एक अगली हिस्ट्री है। उसके पहले वर्ल्ड वॉर 2 में वही चीज़ जापानीज सोल्जर्स ने उस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। तो ऐसा नहीं कि हज़ारों सालों से उनकी आइडेंटिटी हुई है, लेकिन आज एक इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज केवल उन्हें इस चीज़ को ही इस बिज़नेस को उन्हें ये देखना पड़ रहा है कि हम इसी से बिज़नेस कर्ज चुका सकते हैं, हम कोई तरीका नहीं। तो कर्ज बहुत बुरी चीज़ है। कर्ज कोई 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 एहसान का कोई पैसा कोई किसी को नहीं दे रहा है। तो ये इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम सही मायने में केवल हम PPP बढ़ने की बात करते हैं, GDP बढ़ने की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, टेंजिबली कितना फ़ायदा होता है, कितने रोज़गार बढ़ रहे हैं, कितने उत्पादन बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी बढ़े, बहुत अच्छी बात है, यही तो हम भी चाहते हैं। जो कंडीशनलिटी है कि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए एक्सपोर्ट, लेकिन क्या किस तरीके से बढ़नी चाहिए। हमारे हमारे चीज़ की एक्सपोर्ट हो वो बहुत अच्छी बात है, हम बेचें, हमारे चीज़ को खरीदें, हमारा ग्रोथ होगा। लेकिन ये कैसे होगा कि हम हमारे यहाँ के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज compete करें वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज से, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो, जो जो भारत की जो बजट है उनसे ज़्यादा उनका उनका टर्नओवर है। तो इतने बड़े बड़े एलिफेंट से क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टक्कर ले सकती है? तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ जिसकी बातें हो रही थी कंपटीशन? क्या ये कंपटीशन फेयर है? नंबर 2, आप आकर एक्वायर करने लगेंगे, जो पार्ले एग्रो के साथ हुआ, जो लैक्मी के साथ हुआ, तो क्या ये फेयर है कंपटीशन? ये फेयर नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है। तो आप कार्टिलाइजेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आप कंपटीशन के लेक्चर दे रहे हैं, ये अनफेयर है, ये गलत है। और ये सब चीज़ों से हमारा बहुत ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, और इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करना चाहता। यही चीज़ अमर्त्य सेन ने 2002 में जो अपना पेपर उनका था फ्यूचर ऑफ ग्लोबलिज्म, उन्होंने यही इसी चीज़ को रखा था कि ये ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं। उन्होंने कहा था दिस इज़ नॉट ए वेस्टर्न कंसेप्ट, दिस इज़ नथिंग न्यू। और उन्होंने वार्निंग किया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ अब तक जब तक नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तब तक ये सफल नहीं माना जाए। इस बात से तो हम सहमत हैं, हम सभी लोग सहमत हैं। क्या 91 के पहले ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने जाना ही नहीं था? क्या वैश्वीकरण नहीं था? तो फिर डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं होना चाहिए था। तो क्या क्या उसके पहले किसी तरीके का हमें ज्ञान ही नहीं था? हम तो जैसा मानते हैं कि भारत के लोग हम शुरू से बहुत हम वैश्विक विचार के लोग रहे, तो अनुभद्रा कृतवा यंतु विश्वतः, हमारे यहाँ ये सोच थी कि दुनिया से जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो आए और तभी हमारा ग्रोथ होगा। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन के नाम पे सिर्फ आप हमसे खींचेंगे और अपना आप एंटी डंपिंग लॉ बना के रखेंगे और आप हमारे यहाँ डंप करेंगे, और हमारा जो 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 अच्छी चीज़ें हैं एसेट है वो आप टैप करेंगे और आप अपनी चीज़ें नहीं देंगे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जब हमने मांगी तो आपने वो दिया नहीं, टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर आपने दिया नहीं। जब राजीव गांधी इन दोनों चीज़ों को लेकर अमेरिका की तरफ उन्होंने देखा था तो वो मिला नहीं। मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तो रांची में BIT मिश्रा में परम 10,000 हमें देखने को मिला था, और बहुत गर्व हुआ था कि भारत का अपना सुपर कंप्यूटर है। तो जब वहाँ पे डिनाई किया गया हमें ये टेक्नोलॉजी, तो हमने बनाया, हमारे अपने वैज्ञानिकों ने बनाया, इसे सुपर कंप्यूटर बनाया, और क्या खूब बनाया उस वक्त। फिर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी US ने नहीं दिया, फिर रशिया के पास हम गए, रशिया ने भी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया दबाव में। शुरुआत में उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम देंगे, फिर US ने जब दबाव बनाया और कई तरह के क्लॉज बना दिए तो उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी तो आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो फिर हमने खुद इसे बनाया इंडिजिनसली। सो कहने की बात यह है कि हमें क्या उतना सपोर्ट मिला पश्चिम से जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा प्रोडक्ट आने दीजिए, ग्लोबलाइजेशन है। ये नहीं हो सकता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपके पास जो है आप वो दीजिए, हमारे पास जो है हम वो दे। हमारे पास लेबर है, स्किल्ड लेबर है, यही हमारा एसेट है।
आपके पास प्रोडक्ट है, वो आपका एसेट है। आप जब आपकी चीज़ यहाँ आ रही तो हमारी चीज़ भी वहाँ जानी चाहिए, वो तो होता नहीं है। आपने जो H1B वीज़ा में इतने कड़े लॉज लगा के रखे हैं। अभी 2 साल पहले की रिपोर्ट आई थी, NFAP, नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी, उसने रिपोर्ट जारी किया था। भारत की जो लीडिंग टेक कंपनीज हैं उनको कितना वीज़ा डिनाइल होता है, आप वो रिपोर्ट देखिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टेक महिंद्रा 28%, L&T 30%, इन्फोसिस 55%, कॉग्निजेंट 48%, TCS की भी है, कम है लेकिन वो 30-35% है। इतने वीज़ा डिनाइल जो रिजेक्शंस हैं। और उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजन, गूगल, फेसबुक, इन सब को कितना है वीज़ा रिजेक्शन? 1%, 1%, 3%, 7%। तो ये पक्षपात तो होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये होता है, आप अपना प्रोडक्ट दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट है, हमारे पास लेबर, स्किल्ड लेबर है, वो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते आप बंद कर देंगे और आपके रास्ते हम खोल कर रखें, ये नहीं हो सकता। लेकिन यही हुआ है। क्या आपको पता है यूरोप की ज्योग्राफी कितनी है? भारत से 3.10 टाइम्स बड़ी उनकी ज्योग्राफी है इंडिया। और पॉपुलेशन कितना है? भारत का एक आधा है, आधा उनका पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है, 2.5-3 करोड़ के आसपास, उतनी पॉपुलेशन मुंबई की पॉपुलेशन है। और ऑस्ट्रेलिया की जो ज्योग्राफी है वो कितनी बड़ी है हमसे। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जिसके पास जो, क्योंकि उनके पास ज्योग्राफी लैंड इतना है, वो उसका कारण एक ये है कि उनका पूरा इतिहास रहा है कि कब्जा करो, एनेक्स करो, इस तरह से उन्होंने कब्जा करके बहुत बड़ी बड़ी ज्योग्राफीज रखी हुई है। और पॉपुलेशन नहीं है उनके पास। और हमारे यहाँ लोड बहुत है ज्योग्राफीज, क्योंकि हमने जा जाकर कब्जा किया नहीं, और उल्टा हमारे लैंड्स कम धीरे धीरे कम होते चले गए। तो फिर हमें वो प्रॉब्लम है। हमें वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से है कि हम गरीब तो हैं, और इस गरीबी में उनका भी इतिहास को आप देखें तो उन लोगों का उनका है रोल है। ट्रेन ऑफ वेल्थ करके वो ले गए, इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, जो भी बात हुई। तो हमारी जो दुर्गति है उसमें उनका योगदान है। लेकिन आज अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड को खोलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हमारे लेबर को आप जाने नहीं दें, वीज़ा रिजेक्शन की बात हो, और आपका प्रोडक्ट हम रेड कारपेट दें आपको, ये तो नहीं हो सकता। हमारे आप एंटी डंपिंग इतने स्ट्रॉन्ग रखे और हमारे यहाँ आकर आप डंप करेंगे तो नहीं हो सकता। तो अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ पे क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये किसी के वश में नहीं है कि ये कोई एक आम नागरिक तो इनकम टैक्स को बंद नहीं कर सकता कि भाई ब्लैक मनी की प्रॉब्लम जो है, और बहुत सारी जो ड्रैकोनियन लॉज है। इनकम टैक्स को मैं तो एक ड्रैकोनियन लॉ मानता हूँ, एक ऐसा रूल जो हर किसी को इनकम टैक्स भरना है, और पता नहीं हमें कि क्या भरना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इसमें जार्गन्स हैं तो किसी को समझ नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। और यही है, ये एक तरह की हफ्ता वसूली मैं कहता हूँ इनकम टैक्स को। और वटेवर, ये सरकार को सोचना चाहिए अपने हिसाब से। एक आम नागरिक इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक आम नागरिक क्या कर सकता है इन द आफ्टरमेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वो ये कर सकता है कि इस चीज़ को समझे कि बाहर से जो अच्छी चीज़ें लेनी है वो ले, और जो वहाँ उनकी नकारात्मक चीज़ें हैं उसे नहीं ले। जैसे कंजम्पशन बेस्ड जो उनकी लाइफस्टाइल है उसे नकारने की ज़रूरत है। अपने वार्डरोब में से अगर 50-60 सेट आपके पास कपड़े हैं, कुछ कीजिए उनका, आप दान कर दीजिए। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप डिप्रेशन से छूट जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आपके पास 50 ब्लेजर थे, 60 जैकेट थे और 100 आपके पास स्वेटर्स थे, और कहीं किसी को अनाथालय में तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वो ठिठुर रहे हैं सर्दी में। तो ये जो हमारे यहाँ योग में एक अपरिग्रह का सिद्धांत था। अपरिग्रह मतलब होता है कि जितना से आपका काम चल जाए उसी में आपका संतोष है, उससे ज़्यादा आप एकत्रित ना करें। ये भी गलत माना जाता है। योग में है ना यम नियम आसन, इसकी चर्चा होती नहीं। केवल योग मतलब वो समझते हैं पॉस्चर्स। तो खैर हमारे यहाँ वो अपरिग्रह की बात होती थी, वहाँ पे कंजम्पशन ड्रिवन है। वहाँ पे पूरा वार्डरोब भरा हुआ है और आप पहनेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन होना चाहिए 10 तरह के कपड़े, और आप वार्डरोब खोल कर 1 घंटा आप सोचें कि आज मैं क्या पहनूँ। तो वही वो उस चीज़ से हमें बचना पड़ेगा। और हम अपने डे टू डे लाइफ में हम एक संकल्प जरूर लें कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है हम उस चीज़ को हम परिग्रह करके नहीं रखें। इस चीज़ को भी हमने अगर बदल दिया तो धीरे धीरे इसका असर होगा और हम सही दिशा में आगे जाएंगे। हमें चाहिए था स्वतंत्र भारत में आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, हमने इसका उल्टा किया। और ग्लोबलाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब का प्लस पॉइंट नहीं, निगेटिव पॉइंट हमने बेतहाशा हमने थोप दिया जो नहीं होना चाहिए था। तो ये इस चीज़ को समझने में हमने भूल की। लेकिन आगे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा सबसे पहली बात कि
कि हमसे हुई है गलतियाँ इन द आफ्टर मैथ ऑफ एलपीजी और सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और दूसरी बात ये कि यहाँ से हम अपनी कंजम्पशन ड्रिवन जो लाइफस्टाइल है इस पे चेक लगाएं, इस पे लगाम लगाएं। जितनी ज़रूरत है उतना खाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही चीज़ें को रखें और लग्जरी को धीरे धीरे कट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस चीज़ से आगे पश्चिम तबाह होने वाला है और हम उनका अनुकरण आज अगर कर रहे हैं तो हमारा भी वही हाल होगा। और आज ये समय जो है ये मंथन का है, आत्मावलोकन हमें इस पे करना पड़ेगा। वी नीड